अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूँ इरफान हैदर। नाजरीन, 7 जंगे रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म की फौज ने वेनेजुएला में ऑपरेशन करते हुए सदर निकोलस मोरोडो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद उन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मनशियात की स्मगलिंग और इलेक्शन में धांधली जैसे इल्जाम की बुनियाद पर केस चलाया जाएगा। अमेरिका और वेनेजुएला में इख्तलाफात कब से और क्यों शुरू हुए, ये आम सवाल है। वेनेजुएला के साबिक सदर होगो शावेज 1999 में सदर बने। इसके बाद कुछ अरसा बाद ही यहां मार्शल लॉ लग गया और होगो शावेज की हुकूमत को बेदखल कर दिया गया। लेकिन कुछ अरसा बाद होगो शावेज जब दोबारा इक्तदार में आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत के बर्खास्त किए जाने को अमरीका की साजिश करार दिया, जिसके बाद अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गिरफ्तार होने वाले सदर निकोलस को साबिक सदर होगो शावेज की हुकूमत में वजीर खारजा रहे और 2013 में सदर बन गए। अमेरिका का इल्जाम है कि वेनेजुएला की हुकूमत अमेरिका में मनशियात स्मगल करती है और गुज़श्ता इलेक्शन में धांधली और अपोजिशन पर क्रैक डाउन किया गया, जिसमें इंसानी हुकूक की पामाली की गई। क्या अमेरिका का ये इकदाम आलमी जंग का पेश खैमा है? क्या इसके बाद अमेरिका का अगला निशाना ईरान भी हो सकता है? और इस सारे सूरत हाल पर रूस, चाइना और तुर्किया का क्या रद्द अमल होगा, इसी पर आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। आगा खालिद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, हमारे साथ मौजूद है। आगा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। जी जी। एक्सपेक्टेशंस मेहरबान। थी कि ऐसा ही होगा या ये तवक्कुआत से बढ़कर इंतहाई कदम उठाया अमेरिका ने? नहीं, देखें, अमेरिका के इस अमल को अगर आपने समझना है, अवाम ने समझना है, तो उसको इसके बैकग्राउंड को उन्हें पहले समझना होगा। हम्म। अम, अमेरिका जो है वो चीन की तरक्की से बहुत ज़्यादा खौफजदा है। उसकी मईशत के इस्तेहकाम से बहुत पीछे रह गया है और उसे इस बात का एहसास है कि अब चीन जो है तेज़ी से दुनिया की बड़ी ताकत बनता जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। देखें, आज जो उसके वजीर दिफा ने जो तकरीर की है कि हम पूरी दुनिया के अम्मा अब्बा हैं, तो ये उनके अंदर एक ज़ौम था, एक तसव्वुर था कि हम पूरी दुनिया को हम ही चला रहे हैं और हम ही उसको लीड कर रहे हैं। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो छिन रहा था। तो वहाँ की एक इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े हिस्से ने ट्रंप जैसे लोगों, इंतहा पसंद जहन के आदमी को आगे लेकर आए और उसके ज़रिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं और इनका जो बुनियादी मकसद है वो अमेरिका की मईशत को मुस्तहकम करना है। अब वो किस तरीके से होता है, हम्म। ये इस क्योंकि अमेरिका के पास अखदार कोई नहीं है, उसके पास अखलाक कोई नहीं है। वो हमेशा दुनिया में ऐसे ही करता रहा है। उसने अफ्रीका में यही किया कि कौमों को लड़वाया आपस में, फिर उन पे वहाँ कब्जा किया हम्म। और उनके वसाइल को लूटा। और अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कौमों को लड़वाने वाला और उनके वसाइल लूटने वाला मुल्क है और इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ को ये तो दिखावे के लिए वो इंसानी हुकूक की और इनकी बातें करते हैं, वरना दर हकीकत तो इसलिए अब उसको जाहिर है फिर जब ट्रंप साहब आए, इक़्तिदार में आए, तो उनका ये था बड़ा, एक उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं इसकी अमेरिका की मईशत को मुस्तहकम करूँगा और मैं ये करूँगा। तो वो जितने भी उन्होंने इक़दाम किए उससे इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की मईशत में काफ़ी फ़र्क आया। लेकिन जो तेज़ रफ्तार तरक्की जिसे कहते हैं वो अमेरिका को हासिल नहीं हो रही थी। हम्म। अब उन्होंने देखा कि अब कमज़ोर मुल्क कौन से हैं जिनके पास बेपनाह वसाइल है, तो उन्होंने उनको निशाना बनाना शुरू किया है। अब ये जो सब सूडान में हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, अब जो इन्होंने यहाँ तो किया आगा है, साहब, आपकी तो कथा कलाम की माजरत, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है जैसे ये फैसला अभी किया गया है। हालांकि हम 3 दहाइयों से देखते हैं इख्तलाफात तो शिद्दत पहले ही थी उनमें। ये होगो मेरे शावेज के भाई, दौर से चल रहा इख्तलाफात था तो मामला। देखो अमेरिका के चीन के साथ भी हैं, अमेरिका के रूस के साथ भी हैं, ठीक है, और क्या नाम है, अमेरिका के दीगर बहुत सारे छोटे मुल्कों के साथ भी हैं। फिर दूसरी बात आपने अभी कही कि शायद ये अगला निशाना ईरान होगा। ईरान कभी भी नहीं होगा, अच्छा। इसलिए कि एक तो ईरान जो है वो, उसके अंदर इतने वसाइल नहीं है कि इसकी मईशत को कोई वो बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ईरान जो है उसके जो भी वो उसके लिए करना होगा वो इसराइल के ज़रिए करेंगे, खुद नहीं करेंगे। वो थोड़ा बहुत जो है इसराइल का साथ देने के लिए जैसे पहले आए थे आ जाएं, वो अलग बात है, वरना डायरेक्ट वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो ऐसे मुल्क चाहिए जहां वसाइल हों, जहां कुदरती वसाइल हों, ताकि वो उनकी लूट मार कर सकें और अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकें। ठीक और है। ये अब जो उन्होंने कदम उठाया ये इसीलिए उठाया है, इसका उन इख्तलाफात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अब कहने की बातें होती हैं, फिर तो एक नक्शा बनाया जाता है ना।
जो भी अगर चोर भी चोरी करने जाता है तो वो भी अपने जहन में एक तस्वुर बनाता है कि जी मैं इसलिए चोरी कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे ठीक है। घर में रोटी नहीं पक रही। तो ये भी इसी तरह है, ये अमेरिका जो है पहले एक ग्राउंड बनाता है फिर उसके बाद ये करता है। चले, मैं इस हवाले से आगे चल के आपसे गुफ्तगू करूंगा। मुनव्वर मिर्जा साहब जी, जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार हैं, हमें ज्वाइन किया है आपने, बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। कहिएगा, ये जो अमरीकी इक़दाम है, इसे वेनेजुएला तक महदूद समझा जाए या दीगर जो इन्वॉल्व हैं ताकतें, चाइना है, रूस है, तुर्किया भी खरीदारी करता रहा है ऑयल या सोने की कहा जाता है वेनेजुएला से, तो ये सब भी इन्वॉल्व मुस्तकबिल में होते हुए आप देख रहे हैं सारे मामले में? जी देखिए, अमेरिका ने ये जो हमला किया है, बल्कि आप ये कहिए कि ट्रंप साहब ने जो ये जो हमले का आगाज किया है, जिसके अंदर उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडूरा और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका पहुंचा दिया है। ना सिर्फ अमेरिका पहुंचा दिया है, बल्कि उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया है, और जो फर्द जुर्म आयद की है उसके ऊपर जरा गौर करने की जरूरत है। नार्को टेररिज्म की है उन्होंने, और साथ ही उन्होंने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, यानी साजिश कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ और हथियार जमा कर रहे थे। ये तो वो चीजें हैं जो कि सदर ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही है। अच्छा, जहां तक ये इस बात का ताल्लुक है कि अमेरिका ने ये क्यों किया, तो ये आज की बात नहीं है। तकरीबन 30 रोज हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर एक तरह से एम्बार्गो लगाया हुआ है सी का, कि कोई जहाज वहां एंटर नहीं हो सकता, और कई जहाजों के ऊपर उन्होंने हमले किए और कई जहाजों को उन्होंने कब्जे में ले लिया। ये बातें हमारे जहन के अंदर क्लियर होना चाहिए, इससे कबल के हम कोई कमेंट कर सके। अच्छा, वेनेजुएला जो है उसमें जो हुकूमत है मडूरा साहब की, वो एंटायरली ऑपोजिट है अमेरिका के। वो सोशलिस्ट हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो रशिया करता है, और उनके पास तकरीबन ये कहा जाता है कि जो डिक्लेयर्ड ऑयल नहीं, बल्कि जो जेर जमीन तेल है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट और उनकी जो स्टेट ऑयल कंपनी है उसकी आप नाअहली कह लें कि वो आज तक उस ऑयल को नहीं निकाल सके, जबकि उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, यानी अरबों से भी ज्यादा तेल उनके पास है। लेकिन वेनेजुएला उस तेल को ना तो आज तक 15-20 साल से जब से डिक्लेयर हुआ सीखा, और ना वो दुनिया तक पहुंचा सका। तो इस सूरत हाल ये है। तो अब जो उनके दो सबसे बड़े साथी हैं, वो एक तो रशिया है, यानी वो तो उनका मेन वो है, एलाई है एज अ सोशलिस्ट कंट्री। दूसरे सोशलिस्ट कंट्री जो है वो चाइना है। चाइना वेनेजुएला के जो 9 लाख बैरल डेली जो ऑयल वो एक्सपोर्ट करता है, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो चीन खरीदता है। तो आप अगर देखें तो जो सबसे ज्यादा कंडेमनेशन आई है, मजम्मत आई है, वो रशिया और चाइना की तरफ से आई है, और उन्होंने अमेरिका को कंडेम किया। उन्होंने कहा है कि ये जो है, ये एक्ट जो है ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और इसीलिए कल उन्होंने यानी मंडे को सलामती कौंसिल का इजलास भी इस सिलसिले में बुलाया है। जबकि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जिनमें बरतानिया भी शामिल है, यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, जापान भी शामिल है, कनाडा और दूसरे मुल्क ममालिक शामिल है, उनका ये कहना है कि मडूरा साहब जो है गुज़िश्ता 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि मडूरा साहब जो हैं वो मुस्तकिल जीते रहे हैं, और उनको डिक्टेटर भी कहा जाता है। उनकी जो ऑपोजिट थी वो एक नोबेल प्राइज विनर खातून थी, जिन्होंने 2025 के अंदर इलेक्शन लड़े थे, और उनका दावा ये है, खातून का जो नोबेल प्राइज विनर है, कोटिना उनका नाम है, उन्होंने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीती थी। ताहम मडूरा साहब ने उनकी हुकूमत को कबूल नहीं किया, उनको हुकूमत नहीं दी, और वो यानी इक़्तिदार में जमे रहे। तो अमेरिका जो है यकीनन उनके खिलाफ है, क्योंकि ये वही सिलसिला चला आ रहा है जो ये चावेज के जमाने से चला आ रहा है, और क्यूबा के अंदर जो सोशलिस्ट हुकूमत थी, ये सारे के सारे जो साउथ अमेरिकन स्टेट्स हैं, ये ज्यादातर इनमें से सोशलिस्ट हैं।
तो मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने इल्जाम जो उनके ऊपर लगाया है वो नार्को टेररिज्म यानी मुनशियात की के जरिए टेररिज्म। देखिए दो चीजें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कोकेन एक्सपोर्ट करता आ रहा है अमेरिका में वेनेजुएला, और दूसरा वो करते रहे फेंटानाइल। ये तो इतनी खौफनाक किस्म की ड्रग है कि ये आप ये कह लीजिए कि कोकेन से भी और यूरेन है उससे भी 100 गुना ज्यादा है। इससे ज्यादातर जो बात अमेरिका में हो रही है पिछले 4-5 साल से वो इसी फेनेटाइल की वजह से, आपको याद होगा इसी बात के ऊपर उन्होंने कनाडा से भी झगड़ा मोल ले लिया था कि तुम्हारे बॉर्डर के जरिए भी फेनेटाइल जो है वो स्मगल होती है। अब दूसरी बात जो आपने कही है कि ये जो इसके असरात क्या है दुनिया के ऊपर, फिलहाल इसके क्या असरात हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रशिया ने बयान तो बड़े सख्त दिए हैं जो उनका सबसे बड़ा एलान था, लेकिन गुज़िश्ता 30 रोज से जबकि अमेरिका मुस्तकिल उनके जहाजों पे भी कब्जा कर रहा है, उनके ऊपर एक एम्बार्गो लगाया हुआ है और दूसरे काम भी किए हुए हैं, उसने कोई स्टेप नहीं उठाया अमेरिका को रोकने के लिए। कोई ना उसने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तक नहीं बुलाया और ना किसी और ने बुलाया। दूसरी बात यह है कि रशिया कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है कि वो इनको इनके खिलाफ अमेरिका के खिलाफ बोल सके। उसने खुद यूक्रेन के ऊपर 2 साल से हमला किया हुआ है जहां पे 70,000 से ज्यादा अफराद जो हलाक हो गए हैं, और उसने अपना एक जवाब रखा हुआ है। कोई पीस टॉक करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो अगर आप ये देखें कि अमेरिका इन पे कब्जा कर रहा है, रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर रहा है, तो इसमें जो दूसरे ममालिक है सिवाय उन ममालिक के जो कि रूस के इत्तेहादी हैं और वो ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उसका बाकी दुनिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता। वेनेजुएला को बहुत ज्यादा तेल 9 मैंने बताया 9 लाख बैरल पर डे एक्सपोर्ट करता है और ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सऊदी अरेबिया तो इसके मुकाबले में यानी आप समझे कितने 10 मिलियन डॉलर वो बैरल एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका के पास भी इतना ही ऑयल है जो रखता है, तो ये बहुत कम ऑयल है। जैसा मैंने बताया ज्यादातर जो है चाइना इस्तेमाल करता है, तो इसके बराह रास्त असर जो है वो दुनिया के ऊपर तो कोई ऐसा होगा नहीं। अब जैसे मैंने आपको सूरत हाल बता दी कि बड़ी ताकतों की अब सूरत हाल ये हो गई है गुज़िश्ता अगर 2-3 साल से देखें कि वो हमला करते हैं और मुल्कों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। रशिया का मैंने आपको बताया, यूक्रेन के ऊपर उन्होंने एक बड़ा हिस्सा जो कि रूसी बोलने वालों का उनका क्लेम है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इससे पहले उन्होंने क्रीमिया के जजीरे के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये सूरत हाल जो है ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही ये काम कर रहा है, बाकी बड़ी ताकतें सिवाय चाइना की। चाइना वो मुल्क है सिर्फ जो कि पीस को फॉलो करता है और उसने अभी तक किसी एक इंच की जमीन पर कब्जा नहीं किया। जो वो कहता है वो करता है, मगर ये जो बाकी जो बड़ी ताकत है जैसे रशिया है, ये तो खुद यूक्रेन के ऊपर हमला किया और पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का तूफान बदला कर दिया। तो इसलिए इनके पास कोई बड़ा मॉरल जवाब नहीं है। हाँ, ये बात कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इस तरह हमला करे, उसके ऊपर कब्जा करे, ये कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। फिर सिक्योरिटी काउंसिल का क्या मकसद है, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या मकसद है, और ऐसे फोरम्स का जो कि पीस से ताल्लुक रखते हैं उनका क्या मकसद है, वो किस वक्त काम आएंगे। तो ये बातें जो है, ठीक है मुनव्वर मिर्जा साहब, कथा कलामी की माजरत मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि वेनेजुएला के पास फौज मौजूद है और किसी हद तक अमेरिका के मुकाबले में तो जाहिर है नहीं, लेकिन एक इस किस्म की तो कम से कम फौज मौजूद थी कि वो मज़ाहमत कर सकते थे। तो एक तासुर ये भी है कि शायद अपनी ही रियासत की फौज जो है वेनेजुएला की वो भी साथ नहीं दे रही थी सदर का, शायद इसलिए उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की, खामोश रहे और आसानी से वो वहां से गिरफ्तार करके उनको उनकी अहलिया के साथ यहां से ले जाने में कामयाब हो गए। बिल्कुल, आपने देखिए अमेरिका को वेनेजुएला के ऑयल की फौरी तौर पर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। यानी सारा मिडिल ईस्ट जितना ऑयल प्रोड्यूस करता है उतना ही अमेरिका आप करने लगा है, उस शेल ऑयल उसे कहते हैं। तो अमेरिका को ऑयल की कोई जरूरत नहीं है। ताहम इसके बावजूद भी सदर ट्रंप ने जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, मैंने उससे सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ
उस ऑयल को मैनेज करेंगे। और उनसे जब पूछा गया कि आप इसे मैनेज कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मे भी अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां उनका एक हम वो बना देंगे और जो दुनिया की दो चार और बड़ी कंपनीज को शामिल करके एक मैनेजमेंट बनाएंगे। मडूरा साहब को जो मैं गिरफ्तार किया, मैंने आपको बताया कि ये इनमें नजरियाती फर्क है। ये सोशलिस्ट कंट्री है, हमेशा यूगो चावेज के जमाने से ये क्यूबा के कैस्ट्रो साहब थे, वो अमेरिका की मुखालिफत करते थे, अमेरिका इनकी मुखालिफत करते रहे। तो इनकी साउथ अमेरिका में मुस्तकिल जंग चलती रही है। हालांकि क्यूबा तो आप देखें सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पे है अमेरिका से। तो ये एक टकराव है जो कि सोशलिस्ट कंट्री और कैपिटलिस्ट कंट्रीज यानी अमेरिका जिनको लीड करता है या जिन्हें आप कहते हैं एक जमहूरी दुनिया है, और ये जो है वो मुल्क है जहाँ पर के ज्यादातर एकतरफा पार्टी की हुकूमतें चलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इलेक्शन हुए, ताहम मडूरा साहब ने कोई इलेक्शन होने के बावजूद भी और इस क्लेम के बावजूद भी कि फॉर्टीना जो कि नोबेल प्राइज उन्होंने जीत गई है, उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो अमेरिका की तो जो ये आप दुश्मनी कह लें, बिल्कुल अब तो दुश्मनी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी सदर और इंडिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इसमें सिर्फ तेल ही का मसला नहीं है। अमेरिका का साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर तो उनकी वो कहते हैं कि हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर तो हम करेंगे। जैसे बिल्कुल ये वही बात है जैसे कि रशिया ये कहता है कि यूक्रेन जो है वो हमारा हिस्सा है, यहाँ रूसी बोलने वाले हैं, तो हम इनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, तो इसका जवाब वो देते हैं रूसी। और दुनिया ने 2 साल से जंग हो रही है, वहां पे कत्लेआम हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसे इस तबादुल के अंदर हमें देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है। साउथ अफ्रीका जो है वो जोन है अमेरिका के इन्फ्लुएंस का, वहां पर वो मुश्किल से ही बर्दाश्त करेंगे कि वो कोई ऐसी हुकूमत आए जो अमेरिका के इस तरह मुखालिफत हो। और ठीक है। इसके लिए उन्होंने मुनव्वर मिर्जा साहब, इसके साथ साथ जो जुड़ा एक और मामला हमारा उस पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी इस्लामिक मुल्क ज़ाहिर है ईरान, जिसमें मुजाहरे आपके इल्म में है जारी हैं। 40 शहरों तक अब ये फैल चुके हैं मुजाहरे, और 12 अफराद अब तक इसमें जाँ बहक भी हो चुके हैं। तो अमेरिका की जानिब से ये कहना कि अगर आप मुजाहिरीन पर कोई सख्ती से पेश आएंगे तो फिर अमेरिका इंटरफेयर करेगा, तो क्या अमेरिका इस हद तक जा सकता है, या आपको लगता है कि नहीं, फासला बहुत ज्यादा है ईरान का, आबादी बहुत ज्यादा है, एक मुनज़्ज़म फौज भी मौजूद है ईरान के पास, तो अमेरिका ये कम से कम मजीद एक महाज नहीं खोलेगा ईरान के हवाले से? अच्छा, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, आपको मालूम है आजकल ईरान में एहतजाजी मुजाहरे बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुके हैं। और ना सिर्फ जोर पकड़ चुके हैं बल्कि जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक वहां पर कई अमवात भी वाक़ई हुई हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और जो लोग मुजाहरा कर रहे थे उनकी अमवात भी हैं। अब ईरान और अमेरिका की भी जबरदस्त दुश्मनी है। अब के अभी मैंने खामेनेई साहब का जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान का, उन्होंने उनका ये बयान मैंने देखा कि एक तो उन्होंने इस सिलसिले में वेनेजुएला की मदद की थी, और दूसरे उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ने अगर हमला किया तो सारा का सारा इलाका जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि सिर्फ कोई 6 महीने पहले अमेरिका ने हमला किया, जब इसराइल ने हमला किया था, उन्होंने 2 बहुत ही बड़े बम, जिनको कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े गैर एटमी बम थे, वो वहां पे ईरान पे फेंके। ताहम कोई बड़ा रिएक्शन ईरान की तरफ से नहीं आया। इस बात ईरान की पोजीशन ये है कि उनका उनका जो एक रियाल है वो तकरीबन 1.42 मिलियन, यानी आप समझे 14 लाख रियाल बराबर है $1 के। तो यकीनी बात है वहां की सूरत हाल जो है इकोनॉमिकली बड़ी अनस्टेबल है। उनके सदर साहब ने भी ये एतराफ किया है। तो लेकिन आप ये कहें कि अमेरिका ईरान पे हमला करेगा, वो जरा इतना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि एक तरफ तो वो वेनेजुएला के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, तो वो कोई हमला नहीं करेगा। हाँ, इस बात के इम्कानात हैं कि जैसे अभी नेतन्याहू साहब की उनके मुलाकात हुई तो कोई छोटी मोटी झड़पें जो है वो हो जाए, लेकिन शायद मेरे ख्याल से वो भी बहुत मुश्किल नजर आती है, क्योंकि ईरान की जो सपोर्टेड मिलिशिया थी 2-3-4 हिजबुल्ला और हमास और दीगर जो इराक में थी, वो भी काफी न्यूट्रलाइज हो चुकी है, इस वक्त तो बहुत कमजोर है। तो इस किस्म का कोई झड़प के इम्कानात मुझे नहीं लगते।
ईरान खुद ही अपने मामलात को निपट लेगा। ये हमारी भी ख्वाहिश है, क्योंकि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क भी है और उम्मीद है कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के अंदर लड़ने के बाद, अभी तो फिलहाल कम से कम उन्हें 1 महीना तो वेनेजुएला के मामलात के अंदर वो उलझे रहेंगे। तो इस वक्त अभी ईरान को फौरी तौर पे तो कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आता अमेरिका की तरफ से इंटरवेंशन और का। ये जो ईरान के अंदर ट्रंप जो साहब कुछ हो रहा है मुनव्वर मिर्जा साहब, इसे हम ये ले कि अमरीकी या यहूदी या जिस तरह कहा जा रहा है कि साजिश, या ईरान के अंदर जो महंगाई के मामलात हैं उसकी वजह से एहतजाज हो रहा है, जेन्युइन एहतजाज कहा जाए इसे? जी, इस एहतजाज को ईरान के अंदर जो हो रहा है, आप समझते हैं जेन्युइन एहतजाज है या किसी गैर मुल्क की ईमा पर यह सारा कुछ हो रहा है? ईरान के अंदर रजीम चेंज की बातें हो रही हैं कि शायद अमेरिका की तरफ से एक कोशिश की जा रही है। देखिए, अमेरिका ने, मैंने आपको बता दिया कि ट्रंप ने ये कहा है कि अगर मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाई गई हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी उनकी हक के अंदर वो करेंगे, ठीक है। हमला भी कर सकते हैं, उनका डिफेंस भी कर सकते हैं। अब ईरान तो ये इल्जाम लगाता है कि ये दुश्मन की तरफ से किया गया है। वो खुल के उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि ट्रंप साहब ने जो धमकी दी है ये कतल अनलॉफुल है। और यकीनन देखिए ना, अगर ईरान में मुजाहिरे हो रहे हैं तो अमेरिका को कोई राइट नहीं है कि वो उन मुजाहिरों के बारे में ये कहे कि जी हम इसे बाकायदा ताकत के जरिए रोकेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। मगर ईरान ने जरूर ये इल्जाम लगाया है अमेरिका के ऊपर कि और बल्कि लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो दुश्मन है, और दुश्मन से मुराद अमूमन उनकी इसराइल और अमेरिका होता है। तो उनका कहना ये है कि ये जो मुजाहिरे हैं ये इनके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है, और क्योंकि ये दोनों दुश्मन है तो बिल्कुल हो सकता है कि अमेरिका ने CIA ने और उधर मोसाद में ऐसी इन्वेस्टिगेशन की हो, और वहां पर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमला भी हुआ था ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से, उस वक्त भी ईरान ने बहुत सारे जासूस जो हैं उनको पकड़ के बाद में फांसी की सजा दी, और ये कहा, खुद इकरार किया कि ये लोग जो थे ये इसराइल की तरफ से जासूसी कर रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट मुनव्वर मिर्जा साहब, जो मौजूदा वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी बरकरार है, वेनेजुएला के सदर उनको एहलिया समेत उन्हें अमेरिका ने ना सिर्फ इंटरफेयर किया कंट्री के अंदर, उनकी जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम किए बगैर, बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया है। अपोजिशन जो है इस वक्त वेनेजुएला की, वो इसे एक अच्छा इकदाम करार दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि अब अवाम का राज होगा। यानी उनका इल्ज़ाम यह था कि माजी में जो ये हुकूमत बनाई गई थी सदर निकोलस की जानिब से, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में कायम हुई थी, और अब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगे और वेनेजुएला के मामला दुरुस्त होंगे। जबकि दूसरी जानिब जो वेनेजुएला के अंदर सदर निकोलस के हामी हैं, उनका यह ख्याल है कि अमेरिका ने दरअंदाजी करके उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, बल्कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की है। इसमें जो दीगर इत्तेहादी हैं वेनेजुएला के, जिसमें रूस हो, चाइना हो या तुर्की हो, उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। रूस की जानिब से और चीन की जानिब से फौरी तौर पर सदर निकोलस की रिहाई का मुतालबा भी सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा इस सारी सूरत हाल में क्या इक़दाम उठाएगा, क्या वहाँ से बयानात आते हैं, ज़ाहिर है ये भी अगले कुछ घंटों में वाज़े हो जाएगा। साथ साथ ये भी है कि इस सारी सूरत हाल में जो सदर निकोलस को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि उन पर केस चलाया जा रहा है, और इस केस में इंसदाद मंशियात यानी मंशियात के स्मगलिंग के अगेंस्ट जो लॉ है वो इस्तेमाल किया जाएगा, उन पर इल्ज़ाम है। दूसरा, इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, अपोजिशन को क्रश करने का इल्ज़ाम, और अमेरिका के खिलाफ हथियार जमा करने और ऐसे इकदाम करने जिससे अमेरिका की सलामती को खतरा हो सकता था। ये बुनियाद बनाई गई है सदर निकोलस के खिलाफ जो केस बनाया गया है उसके हवाले से। आने वाले वक्त में ज़ाहिर है ये वाज़े होगा कि आया मामलात किस तरफ जाते हैं, क्या आलमी प्रेशर के नतीजे में अमेरिका सदर निकोलस को रिहा करने पर मजबूर होगा या वाकई उन्हें अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।